हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो एट्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी साइंस के हैं, ठीक है। और वो पिछले जो 10 सालों के लगभग में पेपर हुए हैं उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीट हुए हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। और उम्मीद करेंगे सारे वीडियो मतलब क्वेश्चन आपको बेहद ही पसंद आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कब करी थी? 1869 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आँखों के अध्ययन को कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एटीपी को, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, दूरदृष्टि दोष की बीमारी को यह भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष की बीमारी को कहा क्या जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और जरा दृष्टि दोष की बीमारी को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसकी बीमारी को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इस बीमारी को यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष की बीमारी को कहा क्या जाता है? मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये सहायक होती है स्टार्च के पाचन में, ठीक है। और लार की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो है हम भोजन करते हैं तो इसका जो है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो पाचन क्रिया जो होती है वो हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, जब हम खाना चबा रहे होते हैं वहीं से, ठीक है। अगला देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। अभी पीएच मान पे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पीएच मान मतलब 1 से 14 तक जो है निकाला जाता है, ठीक है। कितना? 1 से 14 तक निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बीच में 7 होगा और 7 के बाद यहाँ 14 तक होगा, ठीक है। तो 1 से 7 तक जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक, अम्लीय होगा। ये जो है ये उदासीन हो जाता है। क्या होता है? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और 7 के ऊपर ये जाएंगे तो ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से 7 तक की क्या होगा? एक से जिसका भी 1 से 7 तक पीएच मान होगा वो सब अम्लीय होगा। 7 होगा यदि तो 7 में उदासीन हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल होता है 7। और 7 के ऊपर जाएंगे तो वो क्षारीय हो जाएगा। चलिए, और तो क्वेश्चन हमारा था रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। तो ये क्या है? क्षारीय है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। क्या है प्रश्न? हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये थायराइड होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि होती है और इसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। और और जो होता है इसकी जो ये कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। और
मतलब ये आयोडीन की जब कमी हो जाती है शरीर में, तब ये क्या होती है, सूजन आ जाती है इसमें, ठीक है। ये जो अभी इसको एक बार क्लियर करते हैं कायदे से, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, जिसे हम हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? ये गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा दूसरा बनेगा इससे कि आयोडीन की कमी से मतलब क्या हो, कौन सा रोग होता है? तो रोग हो जाता है वो हमारा घेंघा, ठीक है। घेंघा रोग होगा किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। और इसमें हो क्या जाता है कि जब आयोडीन की शरीर में कमी होती है तो उस समय जो गर्दन होती है, तो गर्दन के अंदर हमारे एक होती है ग्रंथि जिसको हम कहते हैं थायराइड, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आती किसके कारण है? आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। जब उसमें सूजन आती है यानी आयोडीन की कमी होती है तो उसमें सूजन आएगी। जब सूजन आएगी तो गला क्या होगा? गला सूज जाएगा, ठीक है। गला मोटा हो जाता, फूल जाता है, तो उसी फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। पेनिसिलिन की खोज, प्रश्न नंबर 9 है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने कब करी है? तो 1928 में करी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। मूत्र का यानी पेशाब का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पेशाब का जो पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। अब डायलिसिस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डायलिसिस का मतलब ये होता है जब हमारी किडनी जो होती है, गुर्दा जो होता है, वो अपना कार्य करने में सफल नहीं होता है, ठीक है। हमारी किडनी जो है जब अपना कार्य करने में सफल नहीं होती है तो क्या होता है, ब्लड में बहुत सारे मतलब अवशिष्ट पदार्थ जिनको कहिए एक्स्ट्रा जो तत्व होते हैं वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं ब्लड से, तो इसलिए ब्लड में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है अपशिष्ट पदार्थों की, ठीक है। तो उसी जब किडनी नहीं वो काम करती है तो उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। तो उन्हीं मतलब जो अनावश्यक तत्व जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ब्लड में, उनको निकालने के लिए, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब अलग से डॉक्टरी विधि से मतलब क्या करते हैं, ब्लड का मतलब शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। किडनी जो होती है वो तो स्वतः अंदर कर लेती है, लेकिन वो डॉक्टर के माध्यम से उसका हम मतलब खून का मतलब शुद्धिकरण प्रक्रिया मशीन द्वारा किया जाता है। तो उसी यानी ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो डायलिसिस कहलाती है। और बाकी जो है किडनी अपना काम खून का जो है सफाई करती ही है। ये जब वो नाकाम हो जाती है तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी डॉक्टरों के द्वारा मतलब खून का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? ठीक है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी, जब हमारे शरीर में नाइट्रेट की मतलब मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है तो ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है, यानी जो रक्त दाब नापने का यंत्र होता है वो क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और एक सामान्य व्यक्ति का होना कितना चाहिए? 120/80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। 120/80 mmHg होना चाहिए। और जो 120 होता है इसका मतलब होता है जब हमारा शरीर, ठीक है, हृदय से पूरे संपूर्ण शरीर में एक बार जाता है उसको 120 की स्पीड से जाता है, ठीक है। जो जाता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक दाब, ठीक है। जो वापस आता है तो वो 80 की गति से आता है, ठीक है। जब वापस आएगा तो 80 की गति से आएगा तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक दाब, ठीक है। जब जाएगा तो 120 की स्पीड से जाता है नॉर्मली, तो ये क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक। जब वही ब्लड मतलब वापस लौट कर आता है कितनी गति से? 80 mmHg की गति से, स्पीड से, तो उसको क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये न्यूरॉन होती है, ठीक है। यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिका होती है वो सबसे लंबी होती है। मानव शरीर क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र होती है। प्रश्न नंबर 16। चेचक होने का मुख्य कारण है तो ये होता है वेरियोला वायरस। सॉरी। प्रश्न नंबर देखते हैं
अगला 16 नंबर रिपीट कर देते हैं एक बार। चेचक होने का मुख्य कारण है, तो वेरियोला वायरस जो है इसका मुख्य कारण होता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। शरीर में मुख्य रूप से ईंधन का कार्य कौन करता है? ठीक है, जैसे ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। शरीर में मुख्य रूप से ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है जिससे मोटर गाड़ी में पेट्रोल अपना ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, उसी तरह ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। अगला देखते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, और कितने जोड़ी मनुष्य में पाए जाते हैं? तो ये 23 या उसका दूना कर दीजिए तो 46 हो जाएगा। ठीक है, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। जुकाम होने का मुख्य कारण होता है, तो ये होता है विषाणु। ठीक है, विषाणु से जुकाम हो जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं उसमें जो है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनमें कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? ठीक है, तो ये लुई पास्चर ने करी थी। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने करी थी। और रेबीज जो है एक प्रकार से रेबीज का दूसरा जो नाम होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से होता है, और भी उस प्रकार के जो जानवर होते हैं जो उससे ग्रसित होते हैं उनमें भी रेबीज पाया जाता है। तो उनसे भी मतलब रेबीज या हाइड्रोफोबिया होने के चांस बने रहते हैं कुत्ते के साथ साथ और भी है। ठीक है, तो रेबीज मतलब जो हाइड्रोफोबिया होता है वो रेबीज का दूसरा रूप है। ठीक है, यानी रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं आप। और हाइड्रोफोबिया में मुख्य रूप से जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होती है। और ये जो हाइड्रोफोबिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है पानी से, उसको डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को क्या होता है? पानी से डर लगता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये अपकेंद्री बल पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 23। हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को कहते हैं, तो इसको टेंडन कहते हैं। ठीक है, हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। यानी हड्डी और मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। हड्डी से हड्डी, ठीक है, यानी हड्डियों के जोड़ को, हड्डी से हड्डी के जोड़ को कहते हैं, तो इसको लिगामेंट कहते हैं। और मांस से मांस के जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। ठीक है, हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडन कहते हैं। और फिर है 24 नंबर। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं और मांस से मांस के जोड़ को सेलेक्सोर कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो ये बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब जो अस्थिमज्जा होता है, और ये होता कहाँ अस्थिमज्जा है? ये होता है हड्डियों के बीच में। ठीक है, और बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और इनकी जो जीवन काल होता है, इनका शरीर में जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इनकी संख्या जो पूछी जाए शरीर में आरबीसी की कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या होती मतलब 1.5 लाख होती है। ठीक है, यानी 5 मिलियन। और इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। चलिए, और इनका जो नाम होता है टेक्निकल नाम, रासायनिक नाम होता है, क्या नाम होता है? वो वैज्ञानिक नाम, इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइड। ठीक है, इनका जो टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइड होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। इनकी संख्या शरीर में 150 यानी 1.5 लाख होती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा। अभी इसको इधर थोड़ी डब्ल्यूबीसी पे चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। इनकी संख्या जो पूछी जाए तो हमारे शरीर में लगभग 10,000 होती है। इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में रोगों से मतलब रक्षा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर के अंदर उसको बढ़ाते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और इनका सबका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका सबका जो निर्माण होता है शरीर में कहाँ होता है? तो वो हड्डियों में होता है, हड्डियों के बोन मैरो में। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सॉरी। तो ये भी स्प्लीन यानी प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? प्लीहा को। और प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसको एक नाम और भी है, तिल्ली। ठीक है, प्लीहा कहिए, तिल्ली कहिए, स्प्लीन कहिए, जो भी परीक्षा में आए वही लगाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होती है? तो ये होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा भी साथ में जो होती हैं वो मीथेन हो गई, क्लोरो यानी CH यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जलवाष्प हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है गैस हंसाने वाली होती है। यदि छोड़ दी जाए आपके रूम में तो आप क्या करेंगे? बिना मतलब हंसने लगेंगे उसके मतलब नाइट्रस ऑक्साइड गैस की वजह से। तो जो ये क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो पहली बात तो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? यानी हरित ग्रह जो प्रभाव होता है। ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव जो होता है तो इसका मतलब होता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं। ठीक है, हरित ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? जो सूर्य की किरणें आती हैं तो जब आती हैं तो वो थोड़ी अधिक तेज़ स्पीड से आती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो अधिक तेज़ आती हैं, तो उसकी वजह से हमारे वायुमंडल पे मान लो जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इसके ऊपर ये वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल यहाँ पे कहीं सूर्य है मान लो। अब ये सूर्य के द्वारा ये किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आ तो जाती हैं यहाँ इस तरीके से, लेकिन जब ऊपर निकलती हैं तब इनकी संख्या स्पीड जो है कम हो जाती है। यहाँ से चलेंगी तब तो तेज़ चलेंगी, लेकिन जब ये ऊपर मसेंगी पृथ्वी से टकराकर ऊपर जब मसती हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जिसके कारण ये ऊपर मतलब ये जो लेयर होती है वायुमंडल में गैसों की, ठीक है, ये जो गैसों की लेयर होती है इस लेयर को ऊपर से जब आती हैं तब तो स्पीड में आती हैं, तब तो इसको भेद कर निकल आती हैं, लेकिन जब जाना होता है तो ये मतलब इनकी स्पीड जब टकरा के ऊपर जाती हैं तब इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से ये ऊपर नहीं निकल पाती हैं। तो जो वायुमंडल में जो हमारी बहुत सारी गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और मीथेन वगैरह हो गई, तो ये क्या कर लेती हैं? इस ऊष्मा को, ऊर्जा को, ठीक है, इस ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है, और जब फिर ऊपर जब निकल नहीं पाएंगी तो क्या इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से, इन गैसों की वजह से हमारा जो मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, मान कुल मिलाकर कहने का मतलब है पृथ्वी पर जो तापक्रम बढ़ता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से बढ़ता है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता यानी इन गैसों का मिश्रण जो ताप बनाए रखता है, मेंटेन किए रखता है, यदि वो नहीं करता तो शायद ही हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव होता। ठीक है, लगभग में कई मान लो आप 17-18 माइनस में टेम्परेचर होता, 17-18। ठीक है, चलिए उम्मीद करें थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर भी अगला हमारा प्रश्न क्या है, कहाँ गया? ये वाला 28 नंबर है। ठीक है, हाँ 28 नंबर है। हाँ, तो इसमें थोड़ी रह गई थी कसर 27 वाले में कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक किस की मात्रा होती है, यानी कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव का? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, इन्फ्लुएंजा रोग होने का मुख्य कारण है? तो ये होता है विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग। अगला है प्रश्न नंबर 32, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। प्रश्न नंबर 30, 3 पेरेंट्स बेबी, ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा, इसमें मिस्टेक मत, उलझन में मत आइएगा। 3 पेरेंट्स बेबी का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, रिपीट कर देते हैं। 3 पेरेंट बेबी का उपयोग किसके उपचार के लिए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के उपचार के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के उपचार के लिए होता है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य की लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एटाइलिन और इमाइलेज पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारी जो लार होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो टाइलिन और इमाइलेज होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो भोजन का संचय होता है, संग्रहण होता है, तो भोजन का जो संचय होता है वो किस रूप में होता है? ये स्टार्च के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 33, दूरी की सबसे छोटी इकाई है? तो ये हो जाएगी पारसेक।
दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक होती है। और इसके अलावा यदि बात करें तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है, याद रखना, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, और उसके अलावा यदि पूछा जाए, यदि पारसेक नहीं होती है तो प्रकाश वर्ष आपको ऑप्शन में मिल जाएगी दूरी की इकाई, ठीक है। तो आपको याद करना है दोनों। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है, और यदि पारसेक ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको प्रकाश वर्ष लगाना है, क्योंकि दूरी की इकाई जो होती है वो प्रकाश वर्ष भी होती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टांसले ने दिया था, और कब दिया था? 1935 में दिया था, ठीक है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था या किसने दिया था ये शब्द? तो एजी टांसले ने दिया था, और यानी प्रयोग किया था 1965 में किया था प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले अगला 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर है क्वेश्चन, जहर खाकर मरे हुए व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मान लो जैसे कोई व्यक्ति वो जहर खा लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में जो शरीर का चेकअप होता है तो वो जो है आपका क्या होगा? यकृत यानी जो लीवर होगा, लीवर से पता लगाया जाता है, लीवर का चेकअप किया जाता है कि इसमें जहर खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ है। कहाँ से पता चलेगा? लीवर से पता चलेगा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारे लीवर का ही चेकअप करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। प्रश्न नंबर 37, गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है B12 में। जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, सेक्स हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा, यहाँ पे ग्रंथि हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 39 नंबर है, सेक्स हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा, ठीक है, ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो है क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स स्रावित होता है। और सेक्स हार्मोन्स जो है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है, यानी चैम्बर जिनको बोलते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जो हमारे हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, कक्षों की संख्या 4 होती है। बात करी जाए वाल्व कितने होते हैं, तो वाल्व भी हमारे शरीर में 4 होते हैं। शरीर का मतलब दिल में, ठीक है। हमारे हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 होते हैं। कोष्ठक कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब किसी का दिल टूटा हुआ है, एक टुकड़े ही गायब है, तो उसमें तो एक आधा कम हो ज़्यादा हो सकता है। एनीवे, फिर सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए तो उसमें मुख्य रूप से 4 मतलब कक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किडनी का अध्ययन कहलाता है। जो किडनी होती है, हमारा गुर्दा होता है, वृक्क होता है, उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो गुर्दे में पथरी बन जाती है, ठीक है, वो पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अगला देखते हैं, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, तो ये होती हैं फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। रिपीट कर देते हैं, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है तो ये फेफड़े हो जाएंगे। अगला देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये करी गई है फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट द्वारा, ठीक है। रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर क्या है? 43 है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये करी गई है, 2 लोगों ने की है। कौन कौन से? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट। चार्ल्स एच बेस्ट ने करी है। कब करी है? 1921 में, ठीक है।
1921 में फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट ने की है 1921 में, ठीक है। और इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, किस भाग में होता है शरीर में, ये होता है अग्नाशय में, ठीक है। इंसुलिन का जो निर्माण, क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बिना सोचे समझे टिक कर देना है अग्नाशय में, ठीक है। और ये बात करता है किसने खोज की है इसकी, तो फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग और चार्ल्स एच बेस्ट ने खोज करी है। यदि पूछ ले आपसे कब करी है, तो 1921 में करी है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं क्या है। सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। यकृत का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी नहीं, हेमेटोलॉजी वो ब्लड का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। हेमेटोलॉजी जो होता है वो ब्लड का अध्ययन होता है। जो यकृत की बात करी जाए तो वो हो जाएगा हेपेटोलॉजी, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। अस्थिभंग होने का सामान्य अंग होता है, ये होता है कार्पल्स यानी कलाई। अस्थिभंग होने का सामान्य जो अंग होता है कलाई होती है। कलाई की जो हड्डी होती है यहाँ पे अस्थिभंग मतलब साधारणतः हो जाता है ईजिली, ठीक है। अगला देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनने में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, रिपीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पौधों में क्लोरोफिल बनने में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो उसका कारण होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हमें हरी दिखाई देती हैं या हरी होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य यानी WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यानी रोगों से रक्षा करना शरीर की, ठीक है। अगला देखते हैं। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये लाल रंग का आयरन युक्त जो आयरन युक्त क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं क्या है। डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी मात्रा घट जाती है, तो ये जो बिंबाणु होती हैं, ठीक है, यानी बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। जो बिंबाणु होती हैं उनकी संख्या घट जाती है। यानी डेंगू बुखार के समय यदि हमको मान लो आपको या हमको या किसी को यदि मान लो कोई डेंगू का बुखार का पेशेंट है, ठीक है, डेंगू के बुखार का पेशेंट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी संभावना है घटने की, तो ये प्लेटलेट्स की संभावना होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संभावना इसमें जो है बकरी का दूध वगैरह, नारियल पानी वगैरह, यानी जो ये बहुत फ़ायदा करता है। जैसे आपको डेंगू है, सॉरी आपको नहीं, कोई पेशेंट है मान लो, ठीक है, हाँ कोई पेशेंट है उसको मान लो डेंगू का बुखार है, तो सबसे पहले जो उसका उपचार है डॉक्टर से मिलिए और वो डॉक्टर आपको यही राय देगा साथ में कि बकरी का दूध पीजिए, नारियल पानी पीजिए और साथ में जो फल होते हैं उनका लिक्विड पीजिए, मतलब जूस पीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। मशरूम एक प्रकार का है, ठीक है, तो मशरूम क्या है, एक कवक है, फफूंद है, फंगस है, ठीक है। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है, फफूंद है, फंगस है। जो भी याद हो सबको याद कर लेना, ठीक है। दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण होता है अब दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण होता है, तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति, यानी जो पूर्ण रूप से जो हमारे जितनी मात्रा में हमारे हृदय को ब्लड चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण जो है हृदय में दिल का दौरा पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति में किस रोग की संभावना सर्वाधिक बनी रहती है। जो कोयले की खान में काम करते हैं मजदूर, लेबर या कोई ऑफिसर या अधिकारी, ठीक है, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति में किस रोग की संभावना अधिक बनी रहती है, तो ये होता है ब्लैक लंग, ठीक है। क्या होता है, ब्लैक लंग होता है। और इस रोग में क्या हो जाता है कि फेफड़े काले हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे सांस लेते हैं उसके माध्यम से जो है वो
कोयला जो होता है या धूल कण होते हैं वो कहीं ना कहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से सांस लेने की वजह से फेफड़े क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। उसी को ब्लैक लंग बीमारी नाम दिया गया है, ठीक है, ब्लैक लंग डिसीज़। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 55। दूध का दही में जमने का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, दूध का दही में जमने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा दूध का दही में जमने का कारण। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है हमारा प्रश्न नंबर 56 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप कितना होता है? ठीक है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका तापमान कितना होता है? तो यदि बात करें सेल्सियस की तो सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें केल्विन की तो 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? ठीक है, जो मानव शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो ये शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करती है वसा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ठीक है, तो ये एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। और अगला देखते हैं, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्प्लीन या प्लीहा को, ठीक है। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, एंजाइम एक प्रकार का होता है, तो ये होता है प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं कौन सा है, 61 है। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको डाप्सन कहते हैं, ठीक है, डाप्सन कहते हैं। वायुमंडल की जो परत होती है उसकी जो मोटाई होती है वायुमंडल के ओजोन की जो परत होती है, ठीक है, वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई जो हो, ओजोन जो होती है लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर की जो मोटाई मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है? डाप्सन होता है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी जो कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित रहेगा? तो ये रहेगा स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली, ठीक है, तिल्ली जो है वो प्रभावित रहेगा। प्रश्न नंबर 63, किस कारण से टमाटर का रंग लाल हो जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है किस कारण से टमाटर का रंग लाल हो जाता है? तो ये हो जाएगा लाइकोपिन के कारण, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, वृद्धिकर हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है यानी बनाती है? ठीक है, वृद्धिकर हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो ये हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि और इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। और यदि इसके वजन की बात करी जाए तो वजन होता है 0.6 ग्राम, ठीक है। कितना होगा? 0.6 ग्राम होगा इसका वजन पीयूष ग्रंथि का। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 13 प्रकार के, ठीक है, कितने? 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है? 65 है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की खोज की है विलियम हार्वे ने। अगला है WBC का टेक्निकल नाम है, तो इसको नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? ल्यूकोसाइट हो जाएगा टेक्निकल नाम। और जो RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, उसका होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। WBC का ल्यूकोसाइट। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? तो ये हमारे यहाँ पाया जाता है यूकेलिप्टस जिसको कहते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस जिसको कहते हैं वही होता है सबसे लंबा विश्व का पेड़। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68, विटामिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ,
क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे मत जाइए, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, सुन लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और रतौंधी में क्या होता है मुख्य रूप से, उसमें दिन में दिखाई देगा, रात में नहीं दिखाई देगा, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उजेले में तो दिखाई देगा लेकिन रात में या अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो गाजर व पपीता में मुख्य रूप से पाया जाता है, पपीता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 70, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। ठीक है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा जीव होता है जो सांस लेता है लेकिन उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा जीव होता है जो सांस लेता है, मतलब सांस लेता है लेकिन उसमें रक्त नहीं पाया, ब्लड नहीं पाया जाता है, तो वो जीव हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जीव जो होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडन और स्वान ने दिया है, और कब दिया है, 1838 और 39 में। ठीक है, 38 और 39 में दिया है स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया है। और कब दिया है, 1838 में, 38-39 में दिया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर कितना है 73, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, तो ये 60% होती है। ठीक है, कितनी होती है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें 60% होती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कभी कभी पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है सॉरी, तो RNA का मुख्य कार्य होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म की बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, 75। तो प्रश्न नंबर 75 है, रिकेट्स रोग जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। इंग्लिश में ना मिले तो हिंदी में आप इसको याद कर लेना, सूखा रोग दोनों याद करना। ठीक है, रिकेट्स यानी सूखा रोग। तो सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूखा रोग जो होता है यानी रिकेट्स रोग जो होता है बच्चों में किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी से होता है। विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी से जो है क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको उठने चलने में दिक्कत होती है, लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। ठीक है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है, तो वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें हो जाएगी 206। यदि क्वेश्चन आता है कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, 300 या 300 से अधिक। ठीक है, 300 या 300 से अधिक हड्डियां बच्चों में होती हैं। और जो बच्चा बड़ा होता चला जाता है वह हड्डियां आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं, और जब वो युवा अवस्था में आता है तो क्या होता है, उसमें 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो ये होती है 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 78, शरीर की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन अब थोड़ा जो घुमाएगा तो क्या कहेगा, सबसे बड़ी हड्डी नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी तो सबको पता है कि फीमर होती है, जिसको उरु अस्थि बोलते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो ये होती है टीबिया। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, ये जो घुटना होता है हमारा, यानी घुटने से, नी जो होता है घुटने से, और ये एड़ी जो होती है, एड़ी घुटने से तलवे तक की जो हड्डी होती है ये टीबिया कहलाती है। और इस हड्डी के साथ में एक होती है फेबुला, वो उसकी सहायक होती है। जो टीबिया हड्डी होती है, मैन जो हड्डी होती है नर्रे वाली, तो इसको क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं, और इसकी एक सहायक हड्डी होती है फेबुला। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, ये होती है टीबिया। ठीक है, टीबिया हड्डी होती है। और जो क्वेश्चन आया टीबिया की सहायक हड्डी कौन सी है, तो ये होती है फिबुला। और ये कहाँ पाई जाती है, ये मतलब निचले पैर में पाई जाती है, यानी घुटने से तलवे के जो बीच में हड्डी है बड़ी सी है, ये जो है
मतलब इसमें टीबिया और फेबुला हड्डी पाई जाती हैं, ठीक है, और ये पैर में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर है त्वचा 79 यानी 79, त्वचा की परतें होती हैं, तो त्वचा की 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबसे ऊपरी एपिडर्मिस, फिर मध्य वाली जो होगी डर्मिस हो जाएगी, और सबसे लास्ट वाली नीचे वाली हाइपोडर्मिस हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 80, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और ये मोलर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के मतलब मुंह में। कितने? 4 प्रकार के, कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि दांत टोटल मनुष्य के जीवन में कितने दांत निकलते हैं? तो ये टोटल जो होते हैं 20 होते हैं दूध के दांत, और उसके बाद जब वो टूट कर गिर जाते हैं दूध के दांत, तब उसके बाद जो है स्थायी दांत निकलते हैं, ठीक है। तो वो 32 होते हैं। तो 20 और 32 मतलब 52 दांत। तो टोटल ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं, जिसमें से 20 होते हैं अस्थायी, और उसके बाद जब वो अस्थायी टूट जाते हैं तो बाद में निकलते हैं, और बाद में निकलते हैं 32 दांत। तो ये कुल मिलाकर 52 दांत मनुष्य के जीवन में निकलते हैं, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो दूध के दांत होते हैं ये किस अवस्था में टूट जाते हैं? तो ध्यान रखना आप, 12 से 14 साल के बीच में जो बालक बड़ा होता चला जाता, बाल्यावस्था में जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था वही लगभग होती है 12 वर्ष तक, ठीक है। 12 वर्ष के बाद जब 18 वर्ष तक जाएगा तो किशोरावस्था में जाएगा, फिर 18 के बाद जब जाएगा तो प्रौढ़ावस्था में जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि हाँ, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। जो दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। और दांत क्वेश्चन बनता है कि मतलब मनुष्य के जीवन में कितने दांत मतलब निकलते हैं कुल? तो 52 निकलते हैं, 20 अस्थायी होते हैं और 32 स्थायी होते हैं, ठीक है। और ये जो 20 दूध के दांत टूट जाते हैं, अस्थायी दांत टूटते हैं, तो इनकी एज क्या होती है? तो 12 से 14 साल के बीच में इनकी मतलब टूट जाते हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा? 81 नंबर है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है, यानी यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा है, वो हमें आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा होगा आपको। तो ये इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और यदि बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो और इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ। और यदि अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।